गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिस्ट्री के आगे का पढ़ाने जाए हैं। क्लास 10th का है ये वीडियो। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के आगे का वीडियो है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ वर इम्पोर्टेड इन्वेंशन विच ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड। colonialisms, stimulations, new investment and improvement in transport. Faster railway, lighter wagons, and larger ships help move food more cheaply and quickly from faraway farms to final markets. देखो, प्रौद्योगिकी की भूमिका, विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। रेलवे, स्टीम जहाज, टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे जो 19वीं सदी की दुनिया में बदल गए। उपनिवेशीकरण ने नए निवेशों और परिवहन में सुधार को प्रोत्साहित किया। तेजी से रेलवे, हल्के वैगनों और बड़े जहाज़ों ने भोजन को सस्ते और जल्दी से दूर के खेतों से अंतिम बाजारों तक ले जाने में मदद की। इम्पैक्ट ऑफ द मीट ट्रेड्स। टिल द 1870s century, meat from America was shipped to Europe in the form of live animals, which were then segregated in Europe, but live animals took up a lot of ship space. Many also died in voyages, fell ill, lost weight, or became unfit to eat. A new technology, namely refrigerated ship, enabled the transform the perishable food over long distance. Now animals were segregated at the starting point and then transported to Europe as frozen meat. This reduced shipping cost and lowest meat price in Europe. The poor in Europe could now consume a more varied diet. Better living conditions promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. मांस के व्यापार का प्रभाव। 1870 के दशक में अमेरिका से मांस को जीवित जानवरों के रूप में यूरोप भेजा गया था, जो तब यूरोप में मारे गए थे। लेकिन जीवित जानवरों ने जहाज़ों की बहुत सारी जगह ले ली। कई यात्राओं में मारे गए बीमार पड़ गए, वज़न कम हो गया या खाने के लिए अयोग्य हो गए। मतलब जो कई जानवर थे वो या तो यात्रा के दौरान मर गए या बीमार पड़ गए या उनका वेटेज कम हो गया या वो खाने के लायक नहीं रह गए, ख़राब हो गए। एक नई तकनीकी ने प्रशिक्षित जहाज़ों ने लंबी दूरी पर खराब खाद्यान्न पदार्थों के परिवहन को सक्षम किया। अब जानवरों की शुरुआती बिंदु पर मार दिया गया, फिर जमे हुए मांस के रूप में यूरोप ले जाया गया। इससे यूरोप में शिपिंग लागत और मांस की कीमतें कम हो गई। यूरोप में गरीब अब अधिक विविध आहार का उपभोग कर सकते थे। बेहतर जीवन स्थितियों ने देश के भीतर सामाजिक गति को बढ़ा दिया और विदेशों में साम्राज्यवाद का समर्थन किया। देखिए, बताया गया है कि मीट का जो व्यापार होता था तो जिंदे जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। जब जिंदे जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो आधे रास्ते पहुँचते पहुँचते या तो बीमार हो जाते थे या मर जाते थे या उनका वज़न कम हो जाता था, जो खाने योग्य नहीं होते थे। तो इसके लिए जो रेफ्रिजरेटर शिप का निर्माण किया गया कि रेफ्रिजरेटर शिप बनने के बाद जानवरों के मांस को रेफ्रिजरेट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, जिससे कि गरीब व्यक्ति भी मांस आराम से खरीद सकता था और इसके लिए देश भी सपोर्ट कर रहा था। अब आपका है लेट 19th सेंचुरी colonialisms, 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद। In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihood. Late 19th century European conquest produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized society were brought into world economy. In 1885, the big European power met in Britain to complete the carving up of Africa between them. देखिए, बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद दुनिया के साथ व्यापार और एक घनिष्ठ संबंध ने विस्तार का मतलब ही स्वतंत्रता और आजीविका का नुकसान करना था। मतलब जब अधिक रिलेशनशिप होती है तो क्या है, अपनी स्वतंत्रता और आजीविका का नुकसान भी होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब हाफ में यूरोनियन विजय कई दर्दनाक यूरोपियन जो विजय हुआ था वो कई दर्दनाक थे, जैसे आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन पैदा कर दी थी उस समय, जिसके माध्यम से उपनिवेशित समाजों को हमने विश्व अर्थव्यवस्था में लाया। उसके माध्यम से उपनिवेश समाज जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में आने लगा। 1885 में बर्लिन में बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ मिली और उनके बीच अफ्रीका की
नक्काशी को पूरा करने के लिए तैयार की गई। 1885 में जो बहुत ढेर सारी उपनिवेशवाद के समाज के लोग थे वो मिले विश्व में, और उन्होंने क्या किया, अफ्रीका के नक्शे को तैयार करने के लिए यूरोपीय शक्तियाँ मिली जो कि अफ्रीका के नक्शे को तैयार करने के लिए खड़ी थी। Britain and France made vast addition to their overseas territories in late 19th century. Belgium, Germany and US became new colonial power. ब्रिटेन और फ्रांस ने 19वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम, जर्मनी और अमेरिका में अपने विदेशी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किया और नई उपनिवेशिक शक्तियां बन गए। आपका आ गया है रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग्यू। रिंडरपेस्ट में पशु महामारी या फिर कैटल प्लेग्यू में भी होता है पशु महामारी। अफ्रीका हैड अबॉन्डेड लैंड एंड relatively small populations. For centuries, land and livestock sustained African livelihood, and people really work for a wage. In late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals, hoping to establish plantation and mines to produce crop and minerals for export to Europe. देखो बताया गया है कि अफ्रीका में प्रचुर भूमि और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या थी। सदियों से भूमि और पशुधन ने अफ्रीका आजीविका को बनाए रखा। लोगों ने शायद ही कभी मजदूरी के लिए काम किया हो, मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भूमि अधिक थी और लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तो वहाँ पे आजीविका के लिए लोग कभी बाहर नहीं जाते थे, वो अपनी पशु को पाल के उसी से अपना काम करते थे, कभी मजदूरी के लिए नहीं निकलते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के लोग निर्यात के लिए फसलों और खनिजों का उत्पादन करने के लिए बागानों और खानों को स्थापित करने की उम्मीद के कारण भूमि और खनिजों के विशाल संसाधनों के कारण अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। मतलब वहाँ पे के अफ्रीका की ओर वहाँ के लोग आकर्षित हुए। वहाँ पे विशाल संसाधन है, वहाँ पे माइनिंग का काम हो रहा है, ये सारी चीज़ देख के लोग वहाँ पे आकर्षित हुए। लेकिन एक अप्रत्याशित समस्या थी, मजदूरी के लिए काम करने के लिए तैयार श्रम की कमी। सबसे बड़ी क्या थी, मजदूरी के लिए वहाँ पे श्रम की कमी थी। श्रम की भर्ती करने और उसे बनाए रखने के लिए भारी कर लगाए गए, मतलब टैक्स अधिक लगाए गए, जो केवल बागानों और खानों पर मजदूरी के लिए भुगतान किए जा सकते थे। कि मतलब टैक्स लगाए गए तो अब इसकी जगह टैक्स नहीं दोगे तो आप मजदूरी करके इसका भुगतान कर सकते हो, आप खानों पे काम करो मतलब माइनिंग पे, या तो आप प्लांटेशन करो। विरासत के कानून का जिक्र किया गया था कि कोई किसानों को भूमि से विस्थापित किया गया था, कई किसानों को भूमि से विस्थापित कर दिया गया, मतलब यहाँ से वहाँ कर दिया गया। एक परिवार के केवल एक सदस्य को भूमि विरासत में मिली थी, जिसमें उसे अन्य को श्रम बाजार में ढकेल दिया गया था। मतलब एक लोग बस भूमि पे काम कर सकते थे और सबको काम के लिए ढकेल दिया गया था। बट देयर वॉज, यहाँ तक हमने बता दिया, an unexpected problem, a shortage of labor willing or work for wage to require the retained labor, heavy tax imposed with the good paid of working wages, plantation and mining। वहाँ की जो लॉ थी आपको बताया गया है कि ये अलाउ थे और मार्केट द्वारा पब्लिश किया जाता था, ये चीज़ें हमने आपको बता दी, श्रम बाजार में ढकेल दिया जाता था लोगों को। Rinderpest arrived in Africa in late 1880 century. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invaded Italia or East Africa. Entering Africa in the east, Rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa and Atlantic coast in 1892. It reaching the Cape 5 years later. Along the way, Rinderpest killed 19% of the cattle. The loss of cattle destroyed African livelihood. Control over scarce resource of cattle enabled European colonizers to conquer the सबड्यू अफ्रीका। रिंडरपेस्ट 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका पहुंचा। इसे पूर्व एशिया में इरिट्रिया पर आक्रमण करने वाले इतालवी सैनिकों को खिलाने के लिए ब्रिटिश एशिया से आयातित संक्रमित मवेशियों द्वारा ले जाया गया था। पूर्व में अफ्रीका में प्रवेश करते हुए रिंडरपेस्ट पश्चिम तटे जंगल की आग में चला गया। 1892 में अफ्रीका में एर्टियल तक पहुंच गया। या 5 साल बाद अफ्रीका सबसे दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया। जिस तरह से रिंडरपेस्ट ने 90% मवेशियों को मार दिया। मवेशियों के नुकसान से अफ्रीका आजीविका नष्ट कर दिया। कैटल के दुर्लभ साधनों पर नियंत्रण ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों को अफ्रीका को जीतने का वश में कर लिया। देखिए बताया गया इसमें
कि रिंडरपेस्ट एक बीमारी वहाँ पे एक बीमारी थी जो कि वहाँ के जानवरों में हो रही थी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग अलग चीज़ों पे ध्यान देने लगे और वो बीमारी धीमे धीमे सभी जगह फैलने लगी। और 90% ये बीमारी इतनी हो गई जानवरों में कि सभी जानवर मारे गए, मतलब सभी जो जानवर थे वो मरने लगे और फिर उन्हें बचाना भी मुश्किल हो गया था। आज के लिए इतना।